के बाद तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को फिर घेरा। एससी के फैसले पर मदरसा बोर्ड के चेयरपर्सन की प्रतिक्रिया, कहा अब पीएम मोदी का सपना होगा साकार। सीएम योगी ने बताया कैसा है नया भारत, बीजेपी रैली में गरजे सीएम। बीजेपी कांग्रेस से डरी हुई है, राजीव शुक्ला ने बताया कैसे। राजस्थान में कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला, प्रियंका गांधी ने लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। इसी क्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने परिवारवाद पर बीजेपी नेताओं की लिस्ट जारी की, पीएम मोदी ने परिवारवाद बोलना ही बंद कर दिया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जामुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाजपा को लेकर फिर से पलटवार किया था। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर परिवारवाद को लेकर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए पीएम को घेरा। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, ई बिहार है भैया, यहाँ कुछ भी हो सकेला। तेजस्वी ने आगे लिखा कि आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, प्रधानमंत्री जी आज की रैली में एक बार भी परिवारवाद का जिक्र नहीं किया। आशा है कि अब मेरे टोकने के बाद फिर करेंगे तो हम भी सूची छपवा कर प्रधानमंत्री जी आज बिहार के प्रथम चरण की 4 सीटों का प्रचार करने आएंगे। चारों सीटों पर विशुद्ध 100% उम्मीदवारी और परिवारवाद उम्मीदवार हैं। इसमें से 2 कथित श्रेणी परिवारवादी पार्टियों के तथा उम्मीदवार देश की सबसे बड़ी परिवारवादी और वंशवादी नेताओं से बड़ी बीजेपी पार्टी है। वहीं पीएम ने जामुई के दौरे पर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से 5 साल मांगे थे। तेजस्वी के 5 सवाल ये थे कि तेजस्वी ने पूछा कि 10 वर्षों में जामुई में कितने कारखाने लगवाए, 10 वर्षों में जामुई में केंद्र में कितना निवेश आया, 10 वर्षों में जामुई में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट आया, केंद्र सरकार ने जामुई के कितने युवाओं को नौकरी दी, 2 बार 2014 और 19 लोकसभा चुनाव के अलावा जामुई में कभी भी विकास कार्यों के लिए क्यों नहीं आए। हम लोग का जमुई है, प्रचार है और हम लोग जो है जनता के बीच अपनी बात को रखेंगे। जो लोग भी झूठ और हवाबाजी कर रहे हैं, हकीकत तो सच्चाई जो है जनता के बीच हम लोग रखेंगे। और आप लोग जान रहे हैं, जमुई जब प्रधानमंत्री जी गए तो एक बार भी परिवारवाद के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि खुद के उनके हर जगह बिहार में प्रत्याशी जो है किसी न किसी घराने से राजनीतिक परिवार के लोग ही हैं, तो इसलिए वो नहीं बोले। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को कम से कम ये तो बताना चाहिए था कि जमुई के विकास के लिए उन्होंने क्या किया, कौन सा कारखाना लगाया, कौन सा निवेश लाया, क्यों नहीं पलायन रोके, क्यों नहीं गरीबी मिटाए और कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार या नौकरियां दी, ये तो बताना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 10 साल में जो कार्य हुआ है वो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। 10 साल में जो कार्य हुआ है वो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। सब खत्म हो गया देश में और बाकी बचा भी है, वो भी खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के 22 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड शिक्षा अधिनियम 2004 के प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मदरसा बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने स्वागत किया। अहमद जावेद ने इसके लिए मदरसा शिक्षा बोर्ड से जुड़े सभी अध्यापकों, छात्रों और प्रबंधकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि रमजान के बाद उत्तर प्रदेश के सभी मदरसे खुलेंगे। उसके बाद पहले की तरह शिक्षण कार्य चलेगा। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर के साथ समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विकास करेंगे। दरअसल मदरसा शिक्षा बोर्ड के मामले में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति B पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले में 2004 अधिनियम की प्रथम दृष्टता गलत व्याख्या मानते हुए कहा था कि उच्च न्यायालय का निर्देश 17 लाख छात्रों के अधिकारों पर आघात करेगा, क्योंकि विशेष शिक्षा का चयन
करना हमेशा छात्रों और उनके माता पिता की पसंद रही है। पीठ में कहा गया कि सुनिश्चित करने में राज्यों के वाजिब हित हैं, छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित ना रहें, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए पूरे कानून को रद्द करने की आवश्यकता नहीं होगी, इस पर विचार करने की आवश्यकता होगी। पीठ ने आदेश देकर कहा कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 2004 का अधिनियम धर्मनिरपेक्षता, बुनियादी ढांचे और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये निष्कर्ष हालांकि मदरसा बोर्ड को सौंपी गई नियामक शक्ति के मेल के खाते प्रतीत होते हैं। संविधान के अनुच्छेद में प्रावधान है कि सरकार द्वारा पूर्ण सहायक प्राप्त संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए दलील दी कि लगभग 17 लाख छात्रों को नियमित संस्थानों में समायोजित किया जा सकता है और अगर फैसले पर रोक लग गई तो राज्य को 100 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ उठाना पड़ सकता है। अटॉर्नी जनरल ने वेंकटमणि के कहा कि धर्म का उलझाव अपने आप में संदिग्ध मुद्दा है, जिस पर विचार विमर्श की जरूरत है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता AM सिंधवी और मुकुल रोहतागी, P पटवालिया, सलमान खुर्शीद और मेनका गुरुस्वामी ने अन्य उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया। आज बहुत पवित्र महीने में पवित्र फैसला आया है। रमज़ान का महीना चल रहा है, सब जानते हैं। आज अलविदा का दिन है। आज की नमाज़ पूरे साल की नमाज़ सबसे बड़ी नमाज़ मानी जाती है। लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं थी। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने फैसला सुनाया है, हाई कोर्ट के फैसले को स्टे किया है। हज़ारों मदरसे, लाखों बच्चों के भविष्य का, मुस्तकबिल का सवाल था। इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, माननीय जजों का धन्यवाद करता हूँ और जिन लोगों ने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ा है उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, वकीलों को मुबारकबाद देता हूँ, मदरसों से जुड़े प्रबंधकों को, प्रधानाचार्यों को, शिक्षकों को, बच्चों को, सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि मदरसे पूर्व की तरह, पहले की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे जब रमज़ान के पवित्र महीने के बाद, ईद के बाद जब मदरसे खुलेंगे उसी रूप में काम करते रहेंगे जैसे पहले करते थे। कितने बच्चे, बात की जाए यूपी में जो है, आपके अंदाजन कितने बच्चे और कितने टीचर्स हैं और कितने मदरसे हैं? मदरसे बोर्ड से मान्यता प्राप्त हमारे 16,500 के आसपास हैं और उन मदरसों में तकरीबन 16 लाख के आसपास, 17 लाख के आसपास बच्चे भी हैं और टीचर्स की तादाद भी हमें लगता है कि 3 लाख, 3.5 लाख के आसपास होनी चाहिए। उनका डेटा एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि जो अनुदानित मदरसे 5-60 उनका तो 10,000 के ऊपर टीचर्स हैं, लेकिन जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें टीचर्स की सही गिनती हमें भी नहीं पता, लेकिन करीब 3 लाख 4 लाख के आसपास होनी चाहिए। 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं, एक बड़ी तादाद में मदरसे काम कर रहे हैं, तो उन सब के लिए बड़ा आज खुशी का दिन है कि सभी लोगों को जो घबराहट थी, सभी लोगों में मायूसी थी माननीय हाई कोर्ट के फैसले के बाद, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करके एक बड़ा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो हाई कोर्ट ने कहा था कि मदरसे की स्थापना धर्मनिरपेक्ष के उल्लंघन करती है, ये भी गलत ठहराया है। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो बोर्ड बना, सरकार ने जो बोर्ड बनाया, वह बोर्ड अरबी, फारसी और संस्कृत जैसे ओरिएंटल लैंग्वेजेस, प्राच्य भाषाओं के विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए बोर्ड बना। अरबी फ़ारसी आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से अरबी फ़ारसी में क्या पढ़ेंगे, तो वो कुरान पढ़ेंगे। तो कुरान पढ़ना, कुरान कोई धार्मिक किताब के साथ साथ देश के लिए, दुनिया के लिए एक नज़ीर किताब है, वो सभी पढ़ सकते हैं, उसके बताए रास्ते पे चल सकते हैं। अब जैसे संस्कृत की पढ़ाई करनी है तो वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे। गीता को पढ़ना कोई धर्म को पढ़ना तो है नहीं, गीता भी ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ करके आदमी जो है बहुत कुछ इबरत हासिल कर सकता है, तो उसको धार्मिक नहीं कर सकते। वो लैंग्वेज क्योंकि अरबी हो, फारसी हो, संस्कृत हो, ये ओरिएंटल लैंग्वेजेस, हमारे प्राच्य लैंग्वेजेस हैं, इनकी तरक्की के लिए बोर्ड बना है। अब इसमें जो किताबें पढ़ाई जाएंगी, हो सकता है किसी धर्म को फॉलो करते हो, लेकिन वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, वो प्राच्य भाषाओं को तरक्की के लिए, ओरिएंटल लैंग्वेजेस की तरक्की के लिए बोर्ड बना है और मदरसे उसको काम कर रहे हैं उस पर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो 22 मार्च के फैसले जो अपील की गई थी उसको चुनौती देने वाले पर एक नोटिस भी जारी किया है। अब हर सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के क्या है, सुप्रीम कोर्ट इस देश के सबसे बड़ा कोर्ट है और उसके फैसले का हम स्वागत करते हैं। उनके जजों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ठीक ढंग से इसको समझा। जो चीज़ें हम लोग कहना चाह रहे थे, हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने पक्ष रखा था और यही रखा था कि ये प्राच्य भाषाओं की तरक्की के लिए है, उनके आगे बढ़ने के लिए है। अरबी, फ़ारसी, संस्कृत बोर्ड भी है। संस्कृत बोर्ड हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है, अरबी फ़ारसी बोर्ड हमारा जो मदरसा बोर्ड कहलाता है वो माइनॉरिटी में आता है। तो लैंग्वेज जो है, जो ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं, जो प्राच्य भाषा हैं,
उनकी तरक्की के लिए बोर्ड बना है, ना तो धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बना है। धार्मिक शिक्षा का सवाल ही नहीं पैदा होता। मदरसों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान वो भाजपा उम्मीदवारों को जिताने के लिए जनता से अपील करते हुए शासन की मजबूती पर बात करते नहीं चूकते हैं। अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी ने न सोचा होगा कि बेटी और व्यापारी रात में भी सुरक्षित निकल सकते हैं। हम न सिर्फ राम को लाते हैं बल्कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रभु राम का नाम लेकर जीवन यापन करते हैं, राम के बिना कोई काम नहीं करते, लेकिन जब कोई समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य तय है। 10 साल पहले जो सपना था आज वो हकीकत बना है। इसलिए बना है क्योंकि आपके एक वोट की कीमत ने बनाया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रभु राम का नाम लेकर जीवन यापन करना और उनके बिना कोई काम न करना आज वो हकीकत बन चुका है, इसलिए क्योंकि आपके एक वोट की कीमत है। एक वोट गलत लोगों को जाता था तो देश भ्रष्टाचार के आकट में डूबता चला जाता था, अराजकता और उपद्रव में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागर्दी फैलती थी। वोट हमारा तो पाप के भागीदार तो हम ही हो सकते हैं। जब अलग लोगों को वोट देंगे तो यही होगा। सीएम योगी ने कहा कि इसलिए कह रहा हूं कि हमारा एक वोट आपने पीएम मोदी को दिया, मोदी के नाम पर दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाती हुई दिखती है। आप देखो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर, निवेश, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, फैक्ट्रियां बन रही हैं। आज जब हम लोग सहारनपुर में उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देश के अंदर जब 2024 के लोकसभा का चुनाव की शुरुआत हुई है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये नंबर 1 की लोकसभा है। सहारनपुर से ही शुरुआत होती है और सहारनपुर में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हम एक ऐसे भारत का दर्शन कर रहे हैं जो भारत दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज जाना जा रहा है, जो भारत सुरक्षित भी है, जो भारत आज अपनी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है, जो भारत दुनिया के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए आज भारत दुनिया को दे रहा है। और यही नहीं, गरीब कल्याण के लिए क्या कार्यक्रम होने चाहिए इसका मॉडल भी दुनिया के अंदर कोई दे रहा है तो भारत दे रहा है। बहनों और भाइयों, भारत का यह मॉडल केवल यहीं तक सीमित नहीं है। नौजवान की आजीविका हो या भारत की आस्था का सम्मान, पहले लोग हिचकते थे इन मुद्दों को टच करने के लिए, लेकिन आज कोई हिचक नहीं। जो भारत का है, भारतीयता का है, भारत के हित में है, मोदी जी के नेतृत्व में उस कार्य को करने में कोई हिचक नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बैरियर नहीं। और वही बैरियर आज जब धीरे धीरे करके समाप्त हुए हैं तो एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम नए भारत का दर्शन भी कर रहे हैं, नए भारत के अंदर अपने भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी बना रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है आज सहारनपुर में नए भारत के शिल्पकार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, देश का मॉडल कैसा होना चाहिए कोरोना कालखंड में दुनिया ने देखा। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतनी बड़ी आबादी जी सकती है, वहां की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उस कालखंड में कैसे दी जानी चाहिए, कैसे प्रबंधन, कोविड प्रबंधन कैसे होना चाहिए, दुनिया भौचक थी। क्योंकि हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व मोदी जी का था। कोरोना प्रबंधन का हो, विकास का मॉडल का हो,
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का हो, और अब तो 2 दिन पहले ब्रिटेन के प्रतिष्ठित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। उसने जिक्र किया है 2021-22 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे और उन आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया गया था। द गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्रोत क्या है, यह वही बता सकता है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ हो। दुनिया के अंदर पहले जिन मुद्दों को छूने से लोग डरते थे, आज दुनिया ने भी मान लिया है कि आतंकवाद दुनिया की एक चुनौती है और आतंकवाद का समाधान हर हाल में होना चाहिए। दुनिया को इस समस्या का समाधान से मुक्ति मिलनी ही चाहिए और भारत दुनिया के अंदर इसको नेतृत्व देगा। यह मोदी जी के नेतृत्व में साकार होगा, इसमें कोई संदेह अब किसी को भी नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने अमृत काल में हम सबको एक विकसित भारत की संकल्पना दी है और विकसित भारत के लिए आज पूरे देश के अंदर एक नई पहल प्रारंभ हुई है। ये चुनाव भी विकसित भारत को किस रूप में हमें आगे बढ़ाना है। आपका एक वोट, जनता जनार्दन का एक वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में कैसे निर्णायक साबित हो सकती है। 2014 उसका टर्निंग पॉइंट है और 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं, यह भी उसका आधार है। और आज इसीलिए एक वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के वाद के आधार पर नहीं, हमें तो केवल विकसित भारत की संकल्पना के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबके पास है और हम उनके नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देखेंगे। इस विश्वास के साथ 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश। यूपी की मीडिया और पब्लिसिटी कमेटी के चेयरपर्सन राजीव शुक्ला ने लखनऊ में कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से भाजपा के लोग बौखला गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो पूरा करती है। हमने घोषणा पत्र में देश के हर तबके को ध्यान में रखा है और अब हम भाजपा के पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हालांकि राजीव शुक्ला ने घोषणा पत्र में संबंधित ज्यादातर पुरानी बातें ही कही हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर साल अति गरीब तबके के प्रतिवर्ष 12,000 रुपए देने के साथ ही सरकारी नौकरियां और खाली पद को भरे जाने के बाद भी वादे किए थे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भी आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है लोकसभा के। उन पर विचार में वहाँ भी मजबूत कैंडिडेट है। बाई इलेक्शन में 6 के 6 विधानसभा चुनाव भी हम जीतेंगे। लोकसभा जो कि मंडी से देखिए बीजेपी पहले प्रत्याशी दे चुकी है। हमारे प्रत्याशी आएंगे तब आपको देखेंगे, तब आपको अंदाजा लगेगा। चुनाव लड़ेंगे हमारे प्रत्याशी आएंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कौन प्रत्याशी आप है। तो उलझे गुत्थी को सुलझा देते हैं। हाँ, हिमाचल तो में जो विवाद था उसको खत्म कर दिया आपने। हाँ पे वहाँ भी जो आप देखना गुत्थी कैसी अच्छी तरह सुलझेगी। मंडी की भी सरकार में कोई खतरा नहीं है। नहीं कोई खतरा नहीं। 5 साल टर्म पूरा करेगी सरकार। हाँ पूरी तरह से। अच्छा, एक सर सवाल यह है कि भाजपा जो है बार बार आपके मैनिफेस्टो पे सवाल उठा रही है, झूठ का पुलिंदा है। देखो इसका मतलब कि बहुत परेशान है। अगर हम अपने मैनिफेस्टो पे बात करने के बजाय
कांग्रेस के घोषणा पत्र में भाजपा बात कर रही हो, मंत्री लगे हुए हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, इसका मतलब परेशान है कांग्रेस के घोषणा पत्र से, कांग्रेस की न्याय गारंटी से परेशान है, तभी तो भाजपा एकदम लगी हुई है उसकी आलोचना में। उनको पता है कि कांग्रेस जो कहती है उसको करती है, तो उसको घोषणा पत्र से, कांग्रेस के उससे न्याय पत्र से घबरा गए, तो इसलिए उसके ऊपर टूट पड़े, आलोचना कर रहे हैं। वरना अगर आप समझते कुछ नहीं तो क्यों फिर प्रतिक्रिया दे रहे हो, क्यों परेशान हो? यूपी सर बड़ा राज्य, आप यूपी से आते हैं, प्रियंका जी, राहुल जी रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, आप गांधी परिवार के काफी क्लोज भी हैं। देखिए, ये फैसला परिवार के ऊपर है कि वो क्या निर्णय लेते हैं, और इसके बाद कांग्रेस हाईकमान क्या निर्णय लेता है, तो उसका आप इंतजार करिए, अभी तुम्हारा टाइम है ना। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपनी पहली बड़ी रैली करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुए। पार्टी के नेताओं समेत अन्य नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बड़े दावे किए और बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। घोषणा पत्र में शामिल प्रमुख बिंदुओं पर अपनी बात रखी और रैली को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि अन्याय का अंधकार बढ़ रहा है, हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने एनडीए सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अन्याय के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी देश का बड़ा नहीं हो सकता, विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती नेता तथा कार्यकर्ता इसका डटकर मुकाबला करेंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एनडीए सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन क्या वो पूरा हुआ? उन्होंने महंगाई और काले धन की वापसी पर सवाल उठाए थे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई। खड़गे ने कहा कि आज हम 25 गारंटी दे रहे हैं, ये गारंटी जीवन को सुगम करने वाली है। ये लड़ाई सिर्फ न्याय की नहीं बल्कि लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने की है। उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी आरएसएस पर संविधान को बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में देश के हालात को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की स्कीम बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाई जाती है। हमारे अपने न्याय पत्र में युवा, नारी, किसान और श्रमिकों पर फोकस किया है। आज देश के 2 प्रमुख जेल में डाले हुए हैं। पूरे विपक्ष पर हमला किया जा रहा है क्योंकि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। किसानों की क्या परिस्थिति है? किसान सड़क पर आंदोलन करता है, प्रधानमंत्री जी उनकी सुनवाई ही नहीं करते। जीएसटी से मारा जा रहा है, हर चीज पे जीएसटी लगी जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और किसान अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, कोशिश करता है, पूरी अपना पसीना बहाता है, अपने बेटे को सेना में भेजना चाहता है। वहां पे भी रुकावट, कमाई में भी रुकावट, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और एक अनोखी बात है, आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में क्या इन चीजों की, ये जो परिस्थितियां हैं आपके, ये जो संघर्ष है, क्या इनके बारे में आपको टीवी पे कुछ दिखता है? क्या मीडिया में दिखता है? क्या अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि भाजपा की सरकार आते ही राजस्थान में चिरंजीवी स्कीम बंद हो गई, कि 25 लाख की आपको बीमा मिल रही थी स्वास्थ्य के लिए, कांग्रेस पार्टी दे रही थी, और आज 5 लाख हो गया है? क्या ये चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं? क्या इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है? तो परिस्थितियां इतनी खराब हैं देश में, जो गरीब है उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, उसके लिए कोई आगे का रास्ता ही नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आपने खुद देखा किस तरह से महलों में रह रहे हैं, उनकी शादियां किस तरह से होती हैं, और देश की जितनी भी संपत्तियां उनको सौंपी जाती है। उनके हजारों करोड़ के जो लोन है वो माफ हो जाते हैं। किसान के 10,000 के लोन के लिए किसान आत्महत्या करता है। ये परिस्थितियां हैं आज, लेकिन आपको जानकारी नहीं मिलती। आप टीवी देखते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, सिर्फ होर्डिंग देखते हैं तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, क्योंकि सबसे भीषण जो प्रहार है आज वो आपकी जागरूकता पर हो रहा है, जनता की जागरूकता पर हो रहा है आक्रमण। चाहे वो मीडिया की तरफ से हो, टीवी की तरफ से हो, भाजपा की पूरी जो मशीनरी है उसकी तरफ से हो, तो जानकारी आपको मिल नहीं रही है सही। जनता सोच रही है कि किसी का तो भला किया होगा, अच्छा दिख रहा है, इश्तिहार टीवी पे दिख रहा है सब कुछ, तो किसी का तो भला हुआ होगा, इसीलिए ये सब हो रहा है।
लेकिन असलियत क्या है इसको पहचानने का अब समय आ गया है। आपको सिर्फ ये सुनाई देता है 400 पार, आपको सिर्फ ये सुनाई देता है कि मोदी जी कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, कभी आसमान में हवा में हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कभी समुद्र के अंदर जाके नीचे पानी के नीचे हैं। तो यही दिख रहा है आपको, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि आज इस देश की असली परिस्थितियां क्या है। ये सिर्फ आपको अपने जीवन में दिख रहा है, अपने अनुभव में दिख रहा है, सिर्फ आपके संघर्ष आप पहचान रहे हैं। इस देश की सरकार इसको पहचान नहीं रहे। आप जानते हैं कि 10 सालों में जहां जहां आपको तकलीफ हुई वहां कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आया। जितनी भी स्कीमें हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनी हैं, ये कहते हैं आपको 5 किलो राशन देंगे लेकिन आपको रोजगार नहीं देंगे, आपके बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका नहीं देंगे। तो आपको अब जो समय 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।